इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और सारी डेफिनेशन कर ली थी और हम लोगों ने सेक्शन थ्री का वन और टू कर लिया था, जो कि आईपीसी का सेक्शन 6 और 7 था। अब हमारा आता है सेक्शन 27 जो 3 का क्लॉज 3 हो गया है। इसमें कहते हैं व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ दैट पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। इसका एक्सप्लेनेशन है अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट इज़ अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी पोजेशन में है, पोजेशन मतलब बस किसी के पास है, उसमें उसका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ओनरशिप नहीं है, और किसके किसके पोजीशन में है, वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, तो ये माना जाएगा कि ये उसी पर्सन के पास है। और इसमें ये जो क्लर्क और सर्वेंट का है, इसको एक्सप्लेनेशन में एक डाउट क्लियर किया गया है कि क्या अगर ये क्लर्क और सर्वेंट टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉयड है तो भी वो माने जाएंगे। तो इसमें डाउट क्लियर कर दिया गया है कि हाँ, वो माने जाएंगे। फिर हमारा आता है सेक्शन 32, जो कि इसका 4th पॉइंट हो गया है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omission। इसका मतलब है कि हमने आईपीसी, जो कि अब बीएनएस हो गई है, उसमें हमने कुछ ढांचे बना दिए हैं। ये ऑफेंसेस हैं, जैसे ये मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ग्रीवियस हर्ट, ये हमारे ऑफेंसेस हैं। जहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं है वहाँ पे भी अगर आपका कुछ ओमिशन था, मतलब कोई ड्यूटी थी जो आपको करनी थी और आपने नहीं करी, तो उसको भी हम ऑफेंस की कैटेगरी में ले लेंगे और वो आपका इलीगल ओमिशन कहलाया जाएगा। मतलब जहाँ आपकी कोई ड्यूटी थी और आपने नहीं करी। जैसे कि अभी एक बहुत केस वो हो रहा है जहाँ पे शिमला में एक डॉक्टर ने एक 5 साल की बच्ची के कुछ चेकअप में उसने लापरवाही दिखाई और कुछ वर्ड्स यूज़ करे। तो वर्ड्स तो अलग चीज़ हो गई, वो तो अलग ऑफेंस है, बट जो चेकअप में लापरवाही दिखाई है वो इलीगल ओमिशन में आता है। उसके बाद आता है सेक्शन 34, जो कि अब ये 5 हो गया है। इसमें था कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन अ सेम मैनर एज इफ इट वॉज डन बाय हिम अलोन। तो इसमें पहली चीज़ तो ये एक प्रिंसिपल है, ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस है कॉमन इंटेंशन का। अब इस प्रिंसिपल में ये एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि जो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन लिखा है ये बाद में ऐड करा गया है। अगर ये आईपीसी से रिलेटेड पढ़ रहे होते तो इसका ईयर इम्पोर्टेंट था, बट अब क्योंकि ये बीएनएस में सब सेम है तो ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहली चीज़ है, ये प्रिंसिपल है। ये कहता क्या है कि कोई क्रिमिनल एक्ट जब हुआ है सेवरल पर्सन द्वारा,
फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो ये जो सेवरल पर्सन है, इसमें ईच लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने अकेले ही किया हो। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो लोग थे, ए बी। इन्होंने कुछ डिसाइड किया कि हमें जाके चोरी करनी है, थेफ्ट करना है। अब एक ने बोला कि मैं दरवाजे पे खड़ा रहूँगा, नज़र रखूँगा, तुम अंदर जाके सामान ले आना। तो जो सामान उठा रहा है और जो दरवाजे पे खड़ा है, दोनों को सेम सज़ा होगी, क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि any offense which is committed in order to fulfill the objective of their common intention। मतलब कि कॉमन इंटेंशन था चोरी, थेफ्ट। इसको फुलफिल करने के लिए जो उन्हें ऑफेंस या एक्ट करना पड़ा, वो है हमारा इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। और वैसे तो ये कॉमन इंटेंशन अपने आप में एक अलग पूरा टॉपिक है, जिसको हम कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं, बट इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है प्रायर कंसर्ट या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, इसमें प्री अरेंज्ड प्लान होता है और ये ऑन द स्पॉट भी बन सकता है। फिर हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जो कि है सेक्शन 35, जो अब 6 हो गया। वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in act with such knowledge or intention is liable for act in same manner as if act were done by him alone with that knowledge or intention। इसको हम सिमिलर इंटेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे शुरू साथ में किया, यहाँ पे किसी ने जॉइन करा है, वो स्टार्टिंग से पार्ट नहीं था, उसने जॉइन किया है, तो वो भी सेम उसको सज़ा मिलेगी। फिर आता है 36, जो कि अब हो गया है क्लॉज 7, जिसमें है वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट और अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें आपको कुछ एक्ट करना है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस आपको कुछ करना पड़ेगा, और सेम चीज़ में कुछ नहीं करना पड़ेगा। जहाँ करना ज़रूरी था और आपने नहीं किया, और जहाँ पे आपने किया, हम इसको समझ सकते हैं जैसे कि आपको यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट होता है। यूथेनेशिया 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आप उसको इंजेक्शन लगा के मार रहे हो, मतलब आपने कुछ किया। नेगेटिव मतलब आपको ऑक्सीजन देनी थी, आपने वेंटिलेटर से उसे हटा दिया, आपने कुछ किया नहीं, बस आपने उसको हटा दिया उस चीज़ से, तो सेम चीज़ होती है। तो अगर कोई ऐसा एक्ट है या मतलब कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो और आप कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो, दोनों को मिला के ऑफेंस बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ, पार्टली आधा तो उसने उसको खाना नहीं दिया तो वो कमज़ोर हो गया और उसको मारा, तो
एक तो वो कमज़ोर हो गया, फिर उसको मारा तो वो मर गया, इसलिए मर्डर है। फिर आता है 37 जो कि अब 8 हो गया है। When an offence is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in commission of that offence by doing any of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offence. इसका मतलब है कि एक ऑफेंस है जो कि टुकड़ों में बटा हुआ है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है कि हमको किसी का ऑफेंस है मर्डर का, हमको नाइफ़ चाहिए, हमको नाइफ़ उस प्लेस पे चाहिए और हमको नाइफ़ स्टैब करनी है। ये एक पर्सन ला रहा है, ये दूसरा पर्सन ला रहा है, ये तीसरा पर्सन ला रहा है। तो भले इसने इसको मारा नहीं है पर साथ दिया है, तो ये सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी, सेम ऑफेंस किया है इन्होंने। जैसे कि यहाँ पे ये जॉइंट जेलर्स हैं, ए और बी, और इन दोनों के पास जेड का चार्ज था और इनको ऑल्टरनेटिवली इन्होंने उसको मारने में कोऑपरेट करा, उसे खाना वाना नहीं दिया, वो मर गया भूख से। दोनों को मर्डर का चार्ज लगेगा। फिर आता है इसका लास्ट पॉइंट जो है, जो पहले 38 था IPC का और अब 9 हो गया है। Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. इसका मतलब समझते हैं। एक्ट मतलब ऑफेंस एक हुआ, एक्ट एक हुआ, लोग दो थे, दोनों को अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि हम देखते हैं, एक दो गाड़ियाँ थी, भिड़ गई, दोनों के ओनर उतरे, लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई होने लगी तो यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मर्डर में आता है। तो इसका एक दुश्मन खड़ा था यहाँ पे, इसने देखा कि ये इससे लड़ रहा है, तो इसने क्या किया कि इसने इसको चाकू दी और इसने उस प्रोवोकेशन में चाकू मार दी। अब ये तो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा, लेकिन ये मर्डर के अंदर आएगा। अब एक्ट तो एक ही हुआ, तो अलग अलग पनिशमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि ए अटैक जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. B having ill will towards and intending to kill him, and not having been subject to provocation, assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty of culpable homicide. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको डिफेंस मिल जाएगा ग्रेव प्रोवोकेशन का मर्डर के सेक्शन के अंडर। बट इसकी कोई जो दूसरा वाला था उसके पास कोई ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं था, उसका इलविल था, उसका प्रॉपर इंटेंशन था, उसको प्रॉपर नॉलेज था, उसने ये सब कुछ पूरा जानबूझ के किया है, इसलिए उसको मर्डर का चार्ज लगेगा उस पर।